हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका टारगेट RAS प्री 2023 बैच चल रहा है। इसमें हम डेली के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र से जितने भी आपके पिछले एग्जाम्स में RAS के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम करेंगे, और उसके अलावा जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बीच बीच में वो मैं बताता चलूंगा। चलते हैं हम देरी ना करते हुए हमारी फर्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो हमें यह बताना है कि सबसे स्थायी कौन सा है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। यह है आपका समुद्र। समुद्र क्या है? आपका सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। और इसी के बारे में आपको याद रखना है कि जो बायोमास है उसका उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में होता है? तो वो समुद्र में। तो समुद्र में क्या होता है? बायोमास का उल्टा पिरामिड। बायोमास का उल्टा पिरामिड होता है इसमें। देखो बायोमास का पिरामिड कैसे होता है, इस प्रकार होता है ना। देखो सबसे नीचे क्या आते हैं आपके? सबसे नीचे आते हैं आपके उत्पादक। सबसे नीचे क्या आएंगे? उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक। और अपघटक के अंदर क्या होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये तीनों के तीनों होते हैं। तो ये तो सीधा पिरामिड हो गया। पर जो बायोमास का एक उल्टा पिरामिड रहता है वो आपका किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा वो किस प्रकार रहेगा? इस प्रकार रहेगा। यानी कि पिरामिड कैसा होगा? आपका उल्टा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन एक जीवीय संघटक नहीं है? तो हमें यह बताना है कि जीवित जीव होंगे उनको अपने क्या बोलते हैं? जैविक घटक। जीवित जीव होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? जैविक घटक। एक मिनट, जीवित जीव होंगे उनको क्या बोलेंगे? अपने जैवीय घटक। तो देखो जैवीय घटक किसको बोलते हैं? जैवीय घटक, जिसमें क्या होंगे? जीवित जीव होंगे। और हमें क्या बताना है? जीवीय संघटक नहीं है, जिसमें जीवित जीव नहीं होंगे। देखो जानवर में क्या होते हैं? जीव होते हैं, तो ये भी आपका है। उसके बाद देखो वायु में जीव होते हैं क्या? नहीं होते, तो ये आपका होगा आंसर वायु। वनस्पति है, वनस्पति में भी क्या होते हैं? जीव होते हैं। जीवाणु भी क्या होते हैं? आपके जीव होते हैं। तो सभी जीवित जीव जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा वायु। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध है। तो हमें बताना है कि जैव विविधता का संबंध किससे है? अब देखो जैव विविधता, तो देखो जीवों की विविधता किसमें पाई जाती है? प्रकृति के अंदर पाई जाती है। तो प्रकृति में जैव विविधता किसे को बोलते हैं? अलग अलग प्रजातियों के प्राणी मिलना। अलग अलग प्रजातियों के प्राणी होंगे उसको अपने क्या लेंगे? जैव विविधता। जैसे मान लो कि भारत क्या है? भारत में विभिन्नता में एकता है। कैसे? अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों को रहते हैं, फिर भी वो एक साथ रहते हैं, है ना। तो अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, तो ये क्या है? जैव विविधता है। और वैसे ही हम जैव विविधता को प्रकृति के आधार पे देखें तो प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से संबंध रहता है किसका? जैव विविधता का। तो जैव विविधता किसे कहते हैं? प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रकार की प्राणियों और पेड़ पौधों से संबंधित है आपकी क्या? जैव विविधता। और जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था वाल्टर जी रोजन ने। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोजन। किसने? वाल्टर जी रोजन। और इन्होंने किस सन में किया था? किस ईस्वी में किया था? 1985 में। किस सन में किया था? 1985 में जैव विविधता शब्द आया।
तो जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधताएं होती हैं। देखो, जीव जंतुओं की जातियों में जो विविधता पाई गई उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जैव विविधता। इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें जीव आ जाते हैं, जंतु आ जाते हैं, पक्षी, पादप, दूसरे जानवर, यह सभी जैव विविधता में आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। तो हमें बताना है कि भारत के अंदर जो जैव विविधता है उसका हॉटस्पॉट कहाँ पाया जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में कहाँ देखने को मिलती है। तो भारत में जो जैव विविधता के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन से हैं, एक तो आपका है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी हिमालय। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका पश्चिमी घाट, एक है आपका पूर्वी हिमालय। कौन सा हिमालय है, पूर्वी हिमालय। अब देखो, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो भी हम लिख लेते हैं। पश्चिमी घाट के अंदर जैसे महाराष्ट्र से केरल तक का समुद्र तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र से केरल तक का समुद्र तटीय क्षेत्र, इसको अपने क्या बोलते हैं, ये अपना पश्चिमी घाट। उसके बाद पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय में भी जैव विविधता पाई जाती है। इसमें कौन सा एरिया आता है, इसमें आता है असम, उसके अलावा सिक्किम और मणिपुर, सिक्किम, मणिपुर। ठीक है, ये हमारा कौन सा गया, पूर्वी हिमालय। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाय, औषधियां, मसाले उगाए जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ज्यादातर चाय, औषधियां और मसाले उगाए जाते हैं, मसाले। ये चीजें कहाँ उगाई जाती है, ज्यादातर पूर्वी हिमालय के अंदर। कहाँ उगाई जाती है, पूर्वी हिमालय के अंदर। ये दो जैव विविधता क्षेत्र विश्व में प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र के अंदर माने गए हैं। कौन कौन से, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय आपका जिस ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर से, तो से आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका 4th नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। कौन सी विविधता को, मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, हमें वो बताना है। तो वो आपका कौन सा सूचकांक है, वो आपका है अल्फा सूचकांक। तो हम जान लेते हैं कि अल्फा सूचकांक क्या होता है, बीटा सूचकांक क्या होता है और गामा सूचकांक क्या होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं अल्फा सूचकांक में। अल्फा सूचकांक में क्या होता है, किसी एक आवास या विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, और इन प्रजातियों की जो कुल संख्या होगी उस क्षेत्र की क्या बोलते हैं, अपने उस क्षेत्र को बोलते हैं अल्फा सूचकांक। क्या बोलते हैं, अल्फा सूचकांक। अब बात आती है कि इसका पता कैसे चलता है। इससे यह पता चलता है कि दो आवासों के मध्य प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है। जैसे मान लो कि किसी क्षेत्र में क्या कि दो अलग अलग प्रजातियां पाई जा रही है, दोनों की संख्या बढ़ रही है, तो अलग अलग प्रजातियां पाए जाने वालों को क्या, सूचकांक को क्या बोलते हैं, अपने अल्फा विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा विविधता या अल्फा सूचकांक बोलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, बीटा सूचकांक की। बीटा सूचकांक में क्या होता है, उसमें तो एक ही आवास, इसमें तो क्या लेते हैं, एक ही आवास में, एक ही आवास में। इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक आवास या क्षेत्रों में, इसमें क्या हुआ, दो या दो से अधिक आवास या क्षेत्रों में पाई जाने वाली जैव विविधता होगी, उसको अपने क्या बोलेंगे, बीटा सूचकांक। और गामा सूचकांक में क्या होगा, बड़े भौगोलिक एरिया में, भौगोलिक एरिया में। अब देखो जैसे मान लो कि अल्फा सूचकांक की बात कर रहे हैं, यदि मैं आपको बताऊं तो देखो एक ही बात, जैसे मान लो कि अपने घर में रहते हैं तो अपने घर के अंदर जितनी भी आपकी प्रजातियां हैं वो पाई जाएंगी, विशेष क्षेत्र के अंदर प्रजातियां पाई जाएंगी, उसको अपने बोलते हैं अल्फा सूचकांक। बीटा सूचकांक ऐसे बोलते हैं जैसे अपने पूरे का पूरा क्या लेते हैं, अपना
मोहल्ला ले लेते हैं, यानी तो उसमें 2 या 2 से अधिक घर हैं, तो 2 या 2 से अधिक घरों में पाई जाने वाली प्रजातियों को क्या बोलेंगे अपने बीटा सूचकांक। गामा सूचकांक किसको बोल देंगे, पूरे भौगोलिक एरिया के अंदर पाई जाने वाली जातियों को क्या बोलेंगे, गामा सूचकांक। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। अम्ल वर्षा में देखो क्या क्या आता है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं SO2, जिसको अपने क्या बोलते हैं SO2। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नहीं होती, और ना ही मीथेन होती है। मीथेन कहाँ पे मिली हमारे को, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। इसी को अपने क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है कौन छोड़ते हैं, मनुष्य छोड़ते हैं। और ग्रहण कौन सी करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, सांस लेने में कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रहण कौन सी करते हैं, ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसे लिखते हैं, O2 से। अब देखो अम्ल वर्षा में दिए जाने वाले प्रदूषक जल व हिम को कौन प्रदूषित करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। अब ये क्या है, अम्लीय वर्षा। तो देखो अम्लीय वर्षा जैसे क्या है कि जैसे मान लो कि ये ताजमहल है, क्या है ये ताजमहल। ताजमहल कहाँ पे स्थित है, आगरा के अंदर। और ये जो इसके में पत्थर लगा हुआ है ये कौन सा है, संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, संगमरमर का, ठीक है। अब देखो जब अम्लीय वर्षा होगी, जब वर्षा होगी तो क्या होगी, ये जो इस पे क्या है, इस पे अम्ल जम जाएगा, अम्ल जम जाएगा, जिससे क्या है कि जो ताजमहल है इसका पत्थर कैसा पड़ रहा है, इसका पत्थर पीले रंग का पड़ रहा है। कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है। तो इमारतों का कुष्ठ रोग किसको बोलते हैं, इमारतों का कुष्ठ रोग, इमारतों का कुष्ठ रोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा को। किसको बोलते हैं, कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहते हैं। आपका क्वेश्चन आता है इमारतों का कुष्ठ रोग किसे क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, अम्लीय वर्षा, ठीक है, एसिड रेन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। तो हमें इनको क्रम के आधार पे लगाना है कि कौन सी गैस हानि पहुंचाती है, ठीक है। तो देखो अम्लीय वर्षा होती है उसमें सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय वर्षा में क्या होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो हमें बताना है कि देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस काम आती है, सूर्य की किरणों को किसमें भेजती है, पृथ्वी तक आने देती है। पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर भी निकालने देती है। और ये क्या काम आती है, पृथ्वी को ऊष्मा बाहर भी निकालने देती है। और लेकिन यह गैस क्या होती है, अधिक मात्रा में होने पर क्या करती है, पृथ्वी पर अपना एक मोटा आवरण बना लेती है। जैसे मान लो कि ये क्या कि आपका एक कमरा बनाता हूं, ये क्या आपका रूम बना दिया, ये क्या हो गया, एक रूम बन गया, ठीक है। मान लो ये क्या है, हमारा रूम है यार। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या आ रही है, सूर्य से क्या आ रही है, किरणें आ रही हैं। अब जब सूर्य से किरणें आ रही हैं तो CO2 है, CO2 की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है। CO2 की किरणें कहां पहुंच गई, पृथ्वी पर पहुंचती। अब जब ये पृथ्वी पर पहुंचती है तो पृथ्वी से क्या है कि ये जो CO2 गैस है ये किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है और पृथ्वी से ऊष्मा भी बाहर निकलने देती है। क्या देने देती है, पृथ्वी से जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो भी निकलती रहती है। अब इससे क्या है कि ऊष्मा आने से और ऊष्मा बाहर निकलने से क्या बन जाता है, एक मोटा आवरण बन जाता है। क्या बन जाता है, एक मोटा आवरण बन जाता है। और इसलिए इस पृथ्वी के इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि टी से होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसी प्रभाव को अपने क्या बोलते हैं, हरित ग्रह प्रभाव। किसको क्या बोलते हैं, हरित ग्रह प्रभाव। अब समझ में आई हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है। अब हरित ग्रह प्रभाव है, इसके अंदर जो मुख्य रूप से गैसें प्रयोग में आती हैं वो हमें बतानी है। कौन कौन सी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और मीथेन है, ये सब की सब आती हैं। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है, इसकी मात्रा पाई जाती है 60%। कितनी पाई जाती है? 60%। और जो मीथेन है, मीथेन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 20%। मीथेन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 20%। और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 6%। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 14%। अब ये जो 14 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहां से निकलती है? ये आपकी रेफ्रिजरेटर में से निकलती है। कहां से? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को क्या बोलते हैं? अपने फ्रिज बोलते हैं। तो फ्रिजों में से कौन सी गैस निकलती है? फ्रिजों में से जो गैस निकलती है वो है आपकी CFC। और इसी गैस से किसको हानि पड़ रही है? यही गैस है किस में क्षति उत्पन्न करती है? ये जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन परत को। अब इसका हमें क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? CO2 है। देखो CO2 सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद मीथेन है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है हमारी CFC और उसके बाद है NO2। तो देखो CO2, CH4, CFC, NO2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि अंतरराष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपका? एक समझौता हुआ है जो भारत क्या विश्व में जितने भी देश हैं उनके अंदर एक समझौता हुआ है। उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको अपने बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल का जो आयोजन किया था वो किस देश के अंदर किया था? क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन कहां हुआ था? आयोजन हुआ था जापान के अंदर। कहां पे? जापान के अंदर। और देखो ये कब मनाया जाता है? ये इसको आयोजन कब किया था? इसका जापान के अंदर आयोजन किया गया था। ये शुरुआत में सबसे 1 से 11 दिसंबर के अंदर किया था। 1 से 11 दिसंबर 1997 में किया गया था। कब किया था? 1 दिसंबर से 11 दिसंबर के अंदर 1997 के अंदर किया गया था। और इसे क्या बोलते हैं? इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन भी बोला जाता है। इसी को अपने क्या बोलते हैं? विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी बोलते हैं। विश्व पर्यावरण सम्मेलन और ग्रीन हाउस सम्मेलन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस सम्मेलन भी बोल देते हैं। और प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो इसमें टोटल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? इसमें टोटल 159 देशों ने हिस्सा लिया था। कितने देशों ने? 159 देशों ने हिस्सा लिया था। और भारत ने भी इसमें हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने 2002 के अंदर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत भी इसका सदस्य बना था। कब बना था? 2002 में हस्ताक्षर करके। भारत कब सदस्य बना था? 2002 के अंदर हस्ताक्षर करके। तो देखो इसमें क्या बात हुई थी? इसमें बात हुई थी कि 6 ऐसी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए नुकसान पहुंचाती है। तो वो 6 कौन कौन सी है? एक तो देखो CO2 है, और एक है आपकी मीथेन। एक कौन सी आपकी? मीथेन। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक है सल्फर हेक्साक्लोराइड। एक है सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड। और एक जो रहेगी वो है आपकी हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आपकी 6 गैसें हैं। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है वहां वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपका WTO से संबंधित है। किससे संबंधित है वो? देखो जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित आपका UNFCCC से। किससे संबंधित है? UNFCCC से। तो देखो याद रखना है किससे संबंधित है? UNFCCC। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस?
कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है। देखो ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हो रहा है? पराबैंगनी किरणें हैं वो उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। पराबैंगनी किरणों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब देखो जैसे ये क्या आपकी पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ओजोन लेयर। क्या है? ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से कौन सी रेज आ रही है? पराबैंगनी किरणें आ रही है। सूर्य से कौन सी किरणें आ रही है? पराबैंगनी किरणें आ रही हैं। इनको पृथ्वी तक पहुंचने में क्या है? रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन लेयर। ये वाली परत है ओजोन लेयर क्या है? इसको रोक रही है। अब क्या है कि डे बाय डे ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहा है? ओजोन लेयर के अंदर छिद्र हो रहे हैं। ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहा है? छिद्र हो रहे हैं। ये किसके कारण हो रहे हैं? ये किसके कारण हो रहे हैं? धरती से जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो अपने रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, ये ओजोन पे क्या कर रही है? ओजोन पे होल कर रही है। अब जब होल हो जाएंगे तो UV रेज आने वाली है, वो कहां पहुंचेगी? पृथ्वी पर पहुंचेगी। और इससे क्या हो सकता है? इससे त्वचा का कैंसर हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? त्वचा का कैंसर हो सकता है। अब ओजोन परत की कमी हो रही है तो पराबैंगनी और सौर विकिरण में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये आपका आंसर है। और अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है डायनासोरस का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो डायनासोरस का जो कब्रिस्तान है वो कहा जाता है चीन को। कहां कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चीन को। अब मोंटाना है, मोंटाना में क्या है कि डायनासोर की अस्थियां मिली थी। मोंटाना जगह है, वहां डायनासोर की क्या मिली थी? अस्थियां मिली थी। और जिस कारण क्या बोला जाता है इसको? डायनासोर, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डायनासोर का कब्रिस्तान। इसको क्या बोला जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। सॉरी, यहां पे मैंने आपको चीन बता दिया, तो इसका चीन नहीं होगा, इसका क्या होगा? मोंटाना। तो मोंटाना के अंदर क्या मिली थी? मोंटाना के अंदर सबसे पहले डायनासोर की क्या मिली थी? अस्थियां मिली थी। इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको बोल देता है डायनासोर का कब्रिस्तान है ये। और मोंटाना है, ये कहां पे स्थित है? मोंटाना चीन में नहीं स्थित। मोंटाना आपका स्थित है USA के अंदर। कहां पे? USA, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के अंदर जो आपका मोंटाना स्थित है। और मोंटाना की 3 कनाडाई प्रांत हैं। मोंटाना में क्या है? 3 कनाडाई प्रांत हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और सस्केचेवान। तो ये तीनों जो प्रांत है ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो इतना याद रखो जो डायनासोर है कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये मोंटाना को कहा जाता है। ये आपका जो पहले RS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2010 में जो RS का पेपर हुआ था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और वैसे मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके RS के एग्जाम में प्रीवियस पेपर में सारे के सारे पूछे गए हैं। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके अपने इस टॉपिक से थे, तो कंप्लीट हो चुके हैं। और आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको इस क्लास की ज़रूरत है उनके पास ज़रूर भेजें। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।